नमस्कार रेल साथियों। हम सॉल्व कर रहे थे जयपुर हेडक्वार्टर डिवीजन का SNWI वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर सोल्व कर रहे थे। 1 से 55 तक हमने कर लिया था और अब 56 से आगे बढ़ते हैं। तो 56 से आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। 55 तक हमने कर लिए थे और अब हम 56 की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी सिक्स में है ये 26/12/2020 का पेपर था। पार्ट 2 बन चुके हैं इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। 3 में हम 56 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं 56 का नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 56 है, ग्रुप सी या ग बोल सकते हैं के पदों में भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना आरक्षण है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं। ये लगभग हर डिवीजन में आता है। तो जो ये भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए जो ये एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, इनके लिए ग्रुप सी में तो होता है 10% रिजर्वेशन। 10% रिजर्वेशन होता है ग्रुप सी में, यानी कि ग समूह में। और ग्रुप डी में होता है, अगर ग्रुप डी का पूछे तो 20%, तो 20% होता है। तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा है वो ग्रुप सी का पूछा है, इसलिए 10% आंसर हो जाएगा। यदि ये ग्रुप डी का पूछता तो 20 हो जाता। तो यहाँ 10% देख लेते हैं। यहाँ 10% आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 56 में डी होगा। चलिए साथियों 57 है, प्रतिबंधी भत्ता की वर्तमान दर क्या है। तो यह है मूल वेतन का, बेसिक का 20% है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 58 है, 58 है, अतिरिक्त पद भत्ता केवल तभी स्वीकार्य है जब अतिरिक्त प्रभार की अवधि कितने से अधिक हो। तो वो 45 से अधिक होनी चाहिए, 45 डेज से अधिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा साथियों। तो ये आपके ऑप्शन सी 58 में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 59 है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। एल ए एन का यहां पूछा है। तो एल से हो जाएगा लोकल, ए से हो जाएगा एरिया और एन से हो जाएगा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपके ऑप्शन डी में है, लोकल एरिया नेटवर्क लेन। ये कंप्यूटर का
फुल फॉर्म है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो ये लगभग आप भी काफी लोग इसको जानते होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। 59 में ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ जो प्रश्न नंबर 60 है 60 है, 7वें वेतन आयोग में वेतन आहरण करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर क्या है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये 2020 का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दें। अब चल रहा है 2022, तो ये 2 साल पुराना पेपर है। तो उस समय 17% था, क्योंकि 12 था तो 12 से फिर ये 5 बढ़ के और 17 हो गया था, 17% हो गया था 2020 में। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। इसमें कोई भ्रमित होने वाली कोई बात नहीं है। फिर जो प्रश्न नंबर 61 है, सेवानिवृत्ति के मामले में एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, अब इसको एनपीएस जो है इसको पहले न्यू पेंशन स्कीम था, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। और ये 1/4/2004 के कर्मचारियों के लिए के बाद के भर्ती, जो 1/4/2000 से बाद के भारत सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए लागू है ये। मैंने राजस्थान इसलिए नहीं बोला कि वहाँ गहलोत सरकार ने अब ये ओपीएस सिस्टम कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ बोला कि भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं जो 1/4/2004 से के बाद भर्ती हुए हैं, तो उनके लिए ये लागू है। और इसको जो ये एनपीएस है, इसको पहले न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता था। इसमें जो पहले होता था वो आपके बेसिक और जो डीए होता था, बेसिक प्लस जो डीए होता था उसका जो 10% कटता था कर्मचारी का, और सरकार का भी 10% कटता था, तो ये टोटल 20 होता था। अब इसको क्या किया है कि सरकार ने इसको 14% कर दिया गया है। तो अब ये आपके दोनों मिला के 20 की जगह 24 हो गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 1/4/2004 के 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों की भर्ती के लिए लागू है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो दूसरा पूछा है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है सेवानिवृत्ति के मामले में एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से 100% निकासी की अनुमति है, बस शर्त यह है कि सेवानिवृत्ति के समय कुल संचित कोष कम या किसके बराबर हो। तो वो होना चाहिए आपके 2 लाख रुपए के बराबर। ये आपको विशेष ध्यान में रखने की बात है। ऑप्शन बी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, सेवानिवृत्ति के समय कितने समय तक पहले रेल सेवक को बिना कारण बताए पीएफ बैलेंस का 90% निकालने की अनुमति है। तो जब सेवानिवृत्त होता है कर्मचारी, तो उसका जो पीएफ का बैलेंस होता है वो 90% निकालने की अनुमति है, बिना कारण बताए निकाल सकता है वो। तो वो जो समय अवधि है वो आपकी 2 वर्ष है। रिटायरमेंट से 2 साल पहले आप बिना कारण बताए पीएफ बैलेंस का 90% आप ले सकते हैं। 90% आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई रीजन देने की आपको जरूरत नहीं है। 90% आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। रिटायरमेंट से पहले आपको मकान बनाना है, या आपको रिटायरमेंट के बाद अपने एरिया में शिफ्ट होना है, अपने गृह जिले में जाना है, आपकी नौकरी दूसरी जगह है, और आपको लगता है कि मुझे 2 साल बाद रेलवे क्वार्टर खाली करना है, मैं रिटायरमेंट हूँ, तो वो अपना 90% पैसा उठा के अपना घर बना सकता है। तो ये सुविधाएं रेलवे कर्मचारी को है कि वो बिना कारण बताए अपने पीएफ बैलेंस का 90% निकाल सकता है, और जैसी उसकी प्लानिंग है वैसे वो कार्य कर सकता है, उसमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 62 में डी हो जाएगा। यहाँ जो आपका प्रश्न नंबर 63 है,
यहाँ इन्होंने AIMS की फुल फॉर्म पूछी है। तो यहाँ पे जो AIMS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है, एक से होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके ऑप्शन सी में एक्यूरेट बैठ रहा है। तो इस हिसाब से हम 63 का देखें तो सी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाता है। ये एब्रीवेशन का प्रश्न है साथियों। एब्रीवेशन से संबंधित 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, इसलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है आप उनका भी ध्यान रखें, उनका भी अध्ययन करें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए 64 में चलते हैं। 64 आपका यहाँ है ट्रेड टेस्ट के माध्यम से उपयुक्तता के लिए प्रत्याशित रिक्तियों की गणना कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो वो 12 मंथ के लिए की जाती है। इसको आप 1 साल भी कह सकते हैं, 1 ईयर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में वीक ऑप्शन में मंथ दे रहा है, इसलिए 1 वीक को हम 12 महीने बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 65 पे साथियों, 7वें वेतन आयोग में अधिकतम वेतन लेवल क्या है? तो जो 6 पे कमीशन था उसमें ग्रेड पे सिस्टम था, और जो 7वां वेतन आयोग है उसमें बेसिक लेवल है। तो ये लेवल आपका 1 से लेकर के लेवल 18 तक है। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 18 है। तो यहाँ अधिकतम पूछा है इसलिए लेवल 18 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। L18 की बेसिक होती है 2,50,000 रुपए। L18 की बेसिक होती है 2,50,000 रुपए, और L1 की बेसिक होती है 18,000 रुपए। यहाँ पे इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके L1 की है 18,000 रुपए है, और L2 की है जो आपके 19,900 रुपए है, 19,900 रुपए है। और लेवल जो 20 की है वो आपके 21,700 रुपए है, और लेवल 5 की है जो आपके लेवल 4 की है जो 25,500 रुपए है, और लेवल जो 5 की है लेवल 5 की है वो आपके 29,200 रुपए है। उसके बाद जो आपके लेवल 6 की है, लेवल 6 की है जो आपके 35,400 है, जो आपके WLI के लिए भी है। और लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 के लिए 44,900 रुपए है। और लेवल 8 की बात करें, यहाँ लेवल 8 की बात करें तो आपके 47,600 रुपए है। तो इतनी तो आपको याद रखनी है। और लेवल 18 की भी मैंने बता दी है, 2,50,000 रुपए है। चलिए प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। 66 है, निचली ग्रेड में प्रत्यावर्तन पर रेलवे आवास को रोकने की अनुमति कितने दिन तक दी जाती है? तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है 2 माह 4 माह आवास को रोकने की अनुमति जरूरत नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता है, तीनों तो कट हैं। तो तीनों कट हैं तो फिर सी हो जाएगा, जब तक प्रत्यावर्तित ग्रेड पे के अनुसार आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 67 है, रेलवे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से क्या लाभ हो सकते हैं?
तो यात्रा की मांग का विश्लेषण बिल्कुल करेक्ट, ट्रेनों का बेहतर शेड्यूलिंग बिल्कुल करेक्ट, देरी का पूर्वानुमान बिल्कुल करेक्ट। तो उपरोक्त सभी आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं पेपर में जहां सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात होती है और हम दिमाग से और कॉमन सेंस से उस प्रश्न को बिल्कुल बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपका 67 है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 68 की बात करें, यदि कोई रेल सेवक अपने स्थानांतरण में या प्रमोशन में या ट्रांसफर में राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है तो उसने किस रेल सेवा आचरण नियम 1966 का, रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का उल्लंघन किया है? तो यदि आप नौकरी में अपने प्रमोशन के लिए या फिर अपने ट्रांसफर के लिए राजनीतिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो आप रेलवे कंडक्ट रूल 1966 के नियम नंबर 20 का उल्लंघन करते हैं। आप नियम नंबर 20 का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। अब ये जो नियम 11 है ये किससे संबंधित है? कंडक्ट रूल 1966 है, जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 है। तो वो नियम 11 क्या है? तो जो नियम 11 है वो आरटीआई से रिलेटेड है, आरटीआई से रिलेटेड है। और ये जो नियम 6 है ये आपके रेल सेवक द्वारा संघ या संगठन में शामिल होने से है, यानी कि एक रेल सेवक संघ या संगठन में शामिल नहीं हो सकता है, ये आपके नियम नंबर 6 में है। और आपके जो यहाँ नियम नंबर 8 है वो आपके मीडिया से संबंधित है। मीडिया में कौन आता है? टीवी, अखबार, प्रेस। तो नियम नंबर जो 8 है वो प्रेस, मीडिया, टीवी व अखबार से संबंधित है, नियम नंबर 8। तो यहाँ जो राजनीतिक अप्रोच की बात है, राजनीतिक प्रभाव की बात है, वो नियम नंबर 20 में आता है। इसलिए आपका यहाँ 68 में बी आंसर हो जाएगा। वैसे भी मेरी एडवाइस है साथियों आपको कि जो ये रेलवे कंडक्ट रूल है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, ये टोटल 24 नियम है। आप इनको कंठस्थ कर लीजिए। इसके प्रश्न पेपर में 2 से लेकर 6 तक देखे गए हैं, 2 से लेकर के 6 तक देखे गए हैं। तो ये 24 नियम याद करने में मात्र आपको आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में आप 2 से 6 तक प्रश्न याद कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप ये 24 सारे के सारे नियम याद कर लें। अब जैसे कुछ और है महत्वपूर्ण, जैसे आपका 15A है, तो वो रेलवे आवास किराए पर देना, आपका क्वार्टर पर भेड़ बकरियां भैंस बकरियां रखना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना, खाली नहीं करना, तो ये क्वार्टर के दुरुपयोग से है 15A। और जैसे आपके 18 है वो चलत संपत्ति के बारे में उल्लेख से संबंधित है। जैसे 18A वो अचल संपत्ति खरीदने से है। जैसे नियम नंबर 5 है वो राजनीति में भाग नहीं लेने से, राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। जैसे आपका 13 है वो उसमें उपहार लेना व देना वर्जित है। 13A है जो दहेज से है। नियम 2 है जो सरकार की परिभाषा बताई गई है। 3C है जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से संबंधित है। नियम नंबर 14 है जो रेल कर्मचारी के सम्मान से संबंधित है। नियम नंबर 9 है जो सरकार की आलोचना से संबंधित है। नियम नंबर 23 है जो छुआछूत से संबंधित है। नियम नंबर जो 17 है वो दिवालियापन या आतंक कर्मचारी से है। नियम नंबर 7 है जो प्रदर्शन से है। नियम नंबर 16 है जो आपके निवेश व धन उधार देने व लेने से है। नियम नंबर 12 है जो अंशदान से है। नियम नंबर 10 है जो किसी जांच समिति या प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने से है। नियम नंबर 20 है जो विभागीय अथवा विभागीय तथा अन्य राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करने से है। नियम 21 है जो विवाह के संबंध में प्रतिबंध है। नियम 22 है जो आपके ड्यूटी से रनिंग स्टाफ के लिए 8 घंटे से पहले किसी मादक पदार्थों का सेवन, नशीली दवाओं का सेवन, चरस गांजा
दारू, बियर, एल्कोहल आदि से संबंधित है। 22 है जो किसी कारखाने में आपके किसी 22 है जो किसी कारखाने में आपके क्या बोलते हैं 14 साल से कम बच्चों को रोजगार नहीं देने से हैं। तो इतने ही याद है साथियों मुझे, मैन जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब अपन 69 में चलते हैं। 69 में चलते हैं। 69 में क्या है? 69 में है रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में मुफ्त आउटडोर चिकित्सा सुविधा के लिए लाइसेंसधारी कुलियों में से कौन पात्र हैं? तो रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में मुफ्त आउटडोर चिकित्सा सुविधा के लिए लाइसेंसधारी कुलियों में से कौन पात्र हैं? तो यहाँ कौन पात्र हैं? यहाँ स्वयं भी है, राइट है, पत्नी भी है, राइट है, आश्रित बच्चे भी हैं, राइट है। तो यहाँ उपरोक्त सभी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है मानक फार्म 7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जांच अधिकारी के लिए किया जाता है। जो मानक फार्म 7 है वो जांच अधिकारी के लिए किया जाता है। और ये जो सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार्जशीट दी जाती है ये SF 14 में दी जाती है। और ये प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को जो नियुक्ति देते हैं वो SF 8 में है, SF 8 में है। और ये निलंबन आदेश का प्रतिसरण है जो SF 4 में है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है मानक फार्म 7 का यूज, तो वो आपके जांच अधिकारी की नियुक्ति आ जाएगा, ऑप्शन सी है। तो यहाँ भी मैं आपको SF 1 से लेकर के SF 14 तक जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। SF 1 में आता है आपके निलंबन, SF 2 में आता है डीम्ड सस्पेंशन, SF 3 में आता है निर्वावत्व की स्वीकृति, SF 4 में आता है निलंबन से बहाली, SF 5 में आती है बड़ी चार्जशीट की चार्जशीट, और SF 6 में आता है आपके दस्तावेजों की निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, SF 7 में आता है जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF 8 में आता है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, और SF जो 9 है वो डिलीट कर दिया गया है, और SF जो 10 है वो आता है संयुक्त कार्रवाई के लिए आता है, और SF जो 11 है उसमें 3 होते हैं, ABC होते हैं SF 11 में। तो A है जो आता है छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति की कार्रवाई, और SF B होता है वो छोटी शास्ति में जांच करने की कार्रवाई, और SF जो 11C होता है वो होता है बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्रवाई। वैसे SF जो 11 होता है वो माइनर पेनल्टी के लिए होता है, और जो SF 14 है वो आपके सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार्जशीट देने से है। तो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, मुझे भी इतने ही याद थे। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 71 है वो अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या है? प्रश्न नंबर 71 है पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की कितनी अवधि के बाद लापता कर्मचारी के प्रकरण में पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की जा सकती है? तो वो है आपके 6 मंथ। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो 6 मंथ आ जाएगा, इसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। 71 में ए ऑप्शन इज राइट। प्रश्न संख्या 72 है साथियों, सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण का भुगतान किस नियम से शासित होता है? सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण का भुगतान किस नियम से शासित होता है? तो वो होता है अवकाश नियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये जो 73 है साथियों ये री एंगेज का प्रश्न है। तो ये समूह ग के लिए पूछा है, कर्मचारियों को री एंगेज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसमें आपका महाप्रबंधक है जो GM महोदय है वो सक्षम है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 76 है प्राथमिकता क्रमांक है, ये आपके प्राथमिकता क्रमांक 1 का मामला पूछा है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 30 दिन है।
प्राथमिकता क्रमांक 1 के लिए 30 दिन है, ध्यान रखिएगा। 74 में बी आंसर। चलिए 75 देख लेते हैं। 75 है, रेलवे में एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन पदाधिकारी को कौन सा लाभ नहीं मिलता है? मान्यता प्राप्त जो ट्रेड यूनियन पदाधिकारी होता है उसको कौन सा लाभ नहीं मिलता है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में 3 लाभ मिलते हैं, एक नहीं मिलता, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो तबादले में विशेष प्रावधान ये उसको मिलता है, बैठक में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश ये भी उसको मिलता है, केंद्र सरकार की वर्तमान नीति की प्रतिकूल आलोचना ये वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो भी एक रेल सेवक है, वो भी एक रेल सेवक है। यूनियन पदाधिकारी हुआ तो क्या हुआ, है तो वो भी एक रेल सेवक, इसलिए वो केंद्र सरकार की जो वर्तमान नीतियों के प्रतिकूल उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। और नहीं करने का कारण क्या है कि वो भी एक रेल सेवक है, उसके नियम भी रेलवे कंडक्ट रूल लागू होते हैं, डिसिप्लिन एंड अपील रूल उस पर भी लागू होते हैं। तो ये सी आंसर है, ये उस पर। तो यहाँ स्वयं का विकास वो कर सकता है। तो यहाँ 3 तो सही है, ए बी और डी सही है, ये सी गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 75 में सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 76 है, 76 है, वो देख लेते हैं। CMS एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए विकसित किया गया है? तो CMS ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए विकसित किया गया है? तो ये आपके क्रू लॉबी प्रबंधन के लिए, क्रू लॉबी प्रबंधन के लिए है, और ये विभिन्न डिवीजन में आ चुका है। तो आप इसको अच्छे से ये याद करके रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर। बेंचमार्क, देखिए प्रश्न नंबर 77 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई एग्जामों में आ चुका है, विभिन्न डिवीजनों में प्रश्न आ चुका है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले विकलांगता का प्रतिशत क्या था और अब क्या है, ये भी बताना जरूरी है। तो 77 जो प्रश्न है 77 है, तो ये प्रश्न है बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियों में कितना आरक्षण है? तो पहले ये 3% था, पहले ये 3% था, अब इसको 4% कर दिया गया है। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ वो 4% होगा। ऑप्शन डी आंसर राइट होगा। पहले ये 3% था, तो 77 में डी ऑप्शन। 78 है, प्रश्न नंबर 78 है, अंतर रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में 5 वर्ष की सेवा की शर्त कब लागू होती है? तो ये कैंसर रोग से ग्रसित कर्मचारी पर लागू होती है। ऑप्शन डी। GDCE, GDCE जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। GDC की कौन सी रिक्तियों पर किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके सीधी भर्ती कोटा पर, सीधी भर्ती कोटा पर। ऑप्शन सी कर। और ये जो 80 नंबर का प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खंड नियंत्रकों को दिया जाने वाला स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स भत्ते की क्या दर है? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और कई डिवीजन में ये टपक चुका है। तो खंड नियंत्रकों को जो भत्ता स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स भत्ता दिया जाता है वो 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर 81 है, प्रतिबद्धताओं के चार्टर के अनुसार कर्मचारियों द्वारा सेवा अभिलेख को देखना कितने अंतराल में सुनिश्चित किया जाना है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 वर्ष 12 महीने, 12 मंथ। इसको आप 1 वर्ष भी
बोल सकते हैं। बोल सकते क्या होता है 1 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हड़ताल करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। यह है एक हड़ताल कर सकते हैं, एक अपने को एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है। जब भी तो ट्रेड यूनियन हड़ताल करती है, ये कानूनी अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। 82 में सी, हड़ताल एक कानूनी अधिकार अपने को है। रट के रखिएगा इस प्रश्न को। 83 है, गर्भपात के मामले में अधिकतम मातृत्व अवकाश कितना स्वीकार्य है। तो यहाँ अगर वो वीक में पूछता तो 6 वीक हो जाता है, और यहाँ उसने दिनों में पूछा है इसलिए 45 डेज हो जाएगा। अबॉर्शन के मामले में 45 डेज हो जाएगा। यहाँ ये भी शर्त है कि चाहे लेडीज या फीमेल एम्प्लॉय, जो रेलवे कर्मचारी है फीमेल एम्प्लॉय है, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमेरिड हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, ये रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का प्रश्न है। तो देख लेते हैं, किस रेल सेवा आचरण नियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था 22A, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 22A। और ये जो 22 है, ये है कि जो रनिंग स्टाफ के कर्मचारी हैं वो 8 घंटे से पहले ड्यूटी पर 8 घंटे से जाने से पहले दारू, बियर, एल्कोहल, नशीली दवाइयों का सेवन, चरस, गांजा कुछ भी नहीं सेवन कर सकते, नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकते ड्यूटी पर जाने से 8 घंटे पहले तक। तो ये 22 में है। और ये जो 23 है, ये छुआछूत से संबंधित है। ये जो 23 नंबर है, ये आपके छुआछूत से संबंधित है। और आपका जो यहाँ पर 21 नंबर है, वो विवाह के संबंध में है। 21 नंबर है जो विवाह से संबंधित है। 21A का कोई औचित्य नहीं है। 21 जो है वो विवाह से संबंधित है, यानी कि रेलवे कर्मचारी एक से ज्यादा पत्नी, या लेडीज है तो एक से ज्यादा पति, अगर फीमेल एम्प्लॉय है रेलवे की, महिला फीमेल एम्प्लॉय है, तो वो एक से ज्यादा पति नहीं रख सकती है। और यदि रेलवे कर्मचारी है तो वो एक से ज्यादा लुगाई नहीं, मतलब बीवी नहीं रख सकता है। मैडम नहीं, क्या बोलते हैं मैडम को, क्या बोलते हैं मिसेज को क्या बोलेंगे, वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकता है। और यदि वो फीमेल एम्प्लॉय है तो एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है। तो ये आपके नियम नंबर 21 में है। ये आपके नियम नंबर 21 में है। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं साथियों। आप रेलवे कर्मचारी हैं, आप विशेष ध्यान रखें, महिलाओं की सुरक्षा करें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। प्रश्न नंबर 85 है, सरकार इसके लिए, रेल प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ जो 85 प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत के आपके अनुच्छेद 51A में बताया गया। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है मौलिक कर्तव्य, तो वो आर्टिकल आपके आर्टिकल 51A में बताया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 85 में डी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये पार्ट 3 पूरा होता है। पार्ट 4 में हम मात्र 30 प्रश्न बचे हैं। 86 से 110 मात्र 30 प्रश्न हैं। उन 30 प्रश्नों को हम पार्ट 4 में लेंगे। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, हम फिर मिलेंगे पार्ट 4 के अंतर्गत 86 से लेकर 110 तक। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय भारत।